अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान है रहीम है। दरूद भेजता हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अल्लाह हम सब की दुनिया भी अच्छी बनाए और आखिरत भी अच्छी बनाए, आमीन। आप सब देखने सुनने वालों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि हम अपने काम को किस तरह मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। शुक्रिया। रात भर हम सफ़र करने के बाद सुबह 10 बजे के करीब लाहौर पहुंच गए। काफ़ी थकन हो रही थी, लिहाजा मुनीर ने गाड़ी एक होटल पर खड़ी कर दी और हमने होटल में कमरा किराए पर ले लिया ताकि कुछ आराम कर लें। मुनीर ने अपना शनाख्ती कार्ड जमा करा दिया था। हमें होटल में किराए का कमरा मिल गया। हम थके हुए और कुछ खौफजदा भी थे। यहाँ पर पुरसकून माहौल मिला। बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। 2 बजे तक बेखबर सोते रहे। दोपहर को नहा धोकर खाना मंगवाया। खाना खाकर मुनीर लेट गए तो मैंने सवाल किया कि घर से तो आ गए हैं, अब बताओ आगे क्या करना है। कहा थोड़ी देर सोचने दो कि क्या करना है, पहले निकाह का इंतज़ाम किया जाए ताकि हमारा साथ जायज़ रहे। वही तो सोच रहा हूँ। यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में मेरा एक दोस्त वकालत करता है, इसके पास जाता हूँ। इससे बात करके फिर तुमको आकर कोर्ट ले जाऊँगा और निकाह होगा। गवाहों का इंतज़ाम भी शायद वो ही कर देगा, लेकिन इससे पहले हमें रिहाइश का सोचना है। निकाह के बाद कहाँ जाएंगे? उम्र भर तो इस होटल में नहीं रह सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता रह सकेंगे। कोई मकान किराया पर तलाश करना होगा। अभी 4th ईयर के पर्चे देने हैं, ये सारे मसले हल हो जाएंगे। लेकिन वालदैन को जब पता चलेगा कि हम निकल आए हैं, वो हमको तलाश करेंगे। इसका क्या होगा? इस सवाल पर मुनीर ने मुतफक्कर होकर कहा, हाँ ये ज़्यादा संगीन मसला है। मुझ पर पुलिस केस भी बन सकता है और वो अगवा का पर्चा दर्ज कर सकते हैं। मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया है, यकीनन इनको पुलिस गिरफ्तार करेगी। मुश्किलात का सामना इन्हें करना पड़ेगा। ये बातें हम डिस्कस कर रहे थे और परेशान हो रहे थे कि घर से कदम निकालते वक़्त तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था और अब ये बातें सोच रहे थे। इस वक्त आंखों पर इश्क की पट्टी बंधी हुई थी। मुआशरती हकायक और मुश्किलात जहन में ही नहीं आए थे और ये हकीकी अफरीत मुंह फाड़े सामने खड़े थे। मुनीर ने कहा, मैं आसिफ वकील के पास जाता हूँ और कोर्ट मैरिज की बात करता हूँ। देखूँ वो क्या टाइम देता है, फिर तुमको ले चलूँगा। तुम होटल के कमरे के अंदर से लॉक कर लेना। जब तक मैं ना आऊँ दरवाज़ा बजे भी तो मत खोलना। मैं मैनेजर को बता दूंगा और 2-4 घंटे तक आ जाऊंगा, घबराना नहीं। ये कहकर वो चला गया और मैं इसका इंतज़ार करने लगी। कमरे में टीवी रखा था, उसको ऑन किया और दिल बहलाने लगी। शाम को मुनीर लौट आया, बताया कि आसिफ मिल गया है, कल कागजात टाइप होंगे और गवाहों का इंतज़ाम होगा, फिर तुमको ले जाऊंगा, क्योंकि कोर्ट में मेरा बयान भी कलमबंद होगा। अगले रोज़ वो सुबह ही चला गया और फिर सुबह से शाम हो गई, मुनीर न लौटा। मेरा जी घबरा रहा था, बार बार घड़ी देखती थी, लेकिन वक़्त जैसे थम गया था। टीवी ऑन किया तो एक हौलनाक खबर सुनी कि हाई कोर्ट की बिल्डिंग के करीब ही खुदकुश धमाका हो गया था। बहुत से पुलिस वाले और राहगीर मर गए थे और बहुत से ज़ख्मी हुए थे। ये खबर सुनते ही कलेजा थाम लिया, क्योंकि मुनीर भी तो उधर गया हुआ था। शाम से रात हो गई, वो नहीं आया। खुदा जानता है कि वो रात कैसे गुजारी। पल भर को आंख न लगी। शब भर मुनीर की खैर सलामती की दुआ करती रही। रात का खाना भी न खाया। बैरे ने एक बार दरवाज़ा बजाया, मगर मैंने खोला और न जवाब दिया तो वो लौट गया। सुबह हुई और मुनीर नहीं आया तो मैं समझ गई कि कुछ हो चुका है।
दोपहर को मैनेजर ने फ़ोन किया। डरते डरते मैंने रिसीवर उठाया। इसने बताया कि मुनीर साहब शदीद ज़ख्मी थे, खुद कुछ धमाके में उनकी टांगें उड़ गई थीं, अस्पताल में इनको होश नहीं आ सका, वो चल बसे हैं और उनकी जेब से हमारे होटल का कार्ड मिला तो अस्पताल वालों ने फ़ोन किया है। आप इनके घर वालों का पता दें। मैंने मुनीर के वालिद का नंबर लिखवा दिया और मैनेजर से कहा कि उनको मेरा मत बताइएगा, क्योंकि हम घर वालों से चोरी छुपे निकले थे और वो कोर्ट मैरिज के सिलसिले में अपने एक वकील दोस्त से मिलने गए थे। बदनसीबी से साने की जद में आ गए। ऐसा कहते हुए मैं रो रही थी। तब मैनेजर ने कहा, घबराओ नहीं, मुझको अपना भाई समझो और जहां कहो मैं पहुंचाने का इंतज़ाम कर देता हूं। अलबत्ता सामान आप साथ नहीं ले जा सकती, ये हमें मुनीर साहब के वारसों के हवाले करना होगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं थोड़ी देर में सोचकर बताती हूँ। मैनेजर पर मुझे इतबार न था। यकीनन वो मुझको पुलिस के हवाले करना चाहता था। वो मोहज मुझको तसल्ली दे रहा है। तब ही मैंने अपनी दानिस्त में चालाकी से काम लिया। बैरे को बुलाकर 2,000 रुपये दिए और कहा कि तुम मेरे भाई हो, किसी तरह मुझे यहाँ से निकालो, लेकिन इस तरह के मैनेजर को खबर ना हो। बैरे ने कहा, 2,000 नहीं, अगर 5,000 दोगी तो तुम्हें यहाँ से ऐसे निकालूंगा कि किसी को कानो कान खबर ना होगी, वरना पुलिस अभी यहाँ पहुँच जाएगी। ये दुश्वार काम है, मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। इस वक्त मैं बहुत घबराई हुई थी, घर वालों से खौफजदा थी कि कुछ ना सोचा, ऊपर से पुलिस का डर था कि मैनेजर ज़रूर कोई ऐसी कार्रवाई करने में लगा है कि चंद लम्हों बाद मैं गिरफ्त में आ जाऊंगी। हालांकि बम धमाके में जान बहक होना मुनीर के लिए तो एक हादसाती सान्या था, मगर मेरा इसके साथ घर से भाग आना जुर्म ही गर्दाना जाता। बस मैंने 5,000 बैरे को दिए और इसने मुझको होटल से बाहर जाने का दूसरा रास्ता दिखा दिया। जब मैं पहली सीढ़ी से बाहर आई तो किसी ने नहीं देखा, वहाँ टैक्सी खड़ी थी। बैरे ने मुझको इसमें बैठ जाने का इशारा करके कहा कि ये तुमको मेरे घर ले जाएगी, वहाँ जाकर आराम से बैठ जाना और मैं ड्यूटी ख़त्म करके आ जाऊँगा, फिर तुम जहाँ कहोगी तुमको पहुँचा दूँगा। मुनीर के सामान में मैंने होटल में रहने दिया था, सिर्फ अपना बैग जिसमें मेरे कपड़े, नकदी और कुछ जेवरात थे साथ लिया। टैक्सी ड्राइवर ने मुझे बैरे के घर के दरवाजे पर उतारा। शायद वो इसको जानता था। बैरे का नाम इफ्तिखार था और ये ठीक आदमी नहीं था। होटल में जो मर्द अयाशी के लिए आकर ठहरते थे, ये उनको गलत किस्म की तफरीह मुहैया करने का ज़रिया था, लिहाजा इसका राब्ता इस बाज़ार से भी रहता था। इफ्तिखार रात को आ गया। इसके घर में ख़वातीन नहीं थी, अकेला ही रहता था। आते ही इसने एक औरत को फ़ोन किया। थोड़ी देर में वो औरत आई। दोनों ने कुछ देर तक दूसरे कमरे में गुफ्तो शनीद की। फिर बोला, बुशरा बीबी ये मेरी खाला हैं, करीब ही रहती हैं, तुम इनके घर चली जाओ। क्योंकि मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, लिहाजा तुम्हारा यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। ये तुमको कल यहाँ पहुँचा देंगी। चाहो तो अपना सामान रहने दो या साथ ले जाओ। खाला ने कहा कि इनका सामान यहीं रहने दो, कल मैं मंगवा लूँगी। अभी रात हो रही है और हम दोनों औरतें टैक्सी में जाएंगी।